मैं डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय शाकंभर स्नातक महाविद्यालय सामरलेख। आज हम बीकॉम फाइनल के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध के यूनिट फर्स्ट के बारे में, यूनिट फर्स्ट के सामान्य क्रियात्मक प्रबंधकों में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य एवं क्रियात्मक प्रबंधकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जनरल एंड फंक्शनल मैनेजर्स। सामान्य प्रबंधक से तात्पर्य ऐसे प्रबंधक से हैं जो किसी स्वतंत्र इकाई या संस्था के संपूर्ण कार्यों की देख रेख एवं प्रबंध करता है। वह उस इकाई या संस्था की सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। यह उल्लेखनीय है कि एक छोटी संस्था में केवल एक ही सामान्य प्रबंधक होता है, किंतु बड़ी संस्थाओं में अनेक सामान्य प्रबंधक होते हैं जो संस्था की विभिन्न इकाइयों के प्रधानों के रूप में कार्य करते हैं। ये उस इकाई या संस्था के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्रियात्मक प्रबंधक संस्था के किसी एक विशिष्ट कार्य या विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा संपूर्ण संस्था के कार्यों की सफलता में योगदान देने वाले व्यक्ति होते हैं। ये अपने क्रियात्मक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। ये अपने कार्यों को विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की मदद से पूरा करवाते हैं। ये केवल अपने विशिष्ट कार्य या विभाग का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करते हैं। एक संस्था में कई क्रियात्मक प्रबंधक हो सकते हैं, किंतु इनकी संख्या संस्था के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस प्रकार सामान्य प्रबंधक एवं क्रियात्मक प्रबंधक में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सामान्य प्रबंधक किसी भी इकाई या संस्था का प्रधान होता है, जबकि क्रियात्मक प्रबंधक उस इकाई या संस्था के एक विशिष्ट क्षेत्र के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रबंधक में किसी विशिष्ट योग्यता या शैक्षिक उपाधि का होना अनिवार्य नहीं है, किंतु क्रियात्मक प्रबंधक को अपने क्षेत्र के कार्य का विशिष्ट या तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्य प्रबंधक एक रेखाधिकारी होता है, जबकि क्रियात्मक प्रबंधक सामान्यतः स्टाफ या विशेषज्ञ अधिकारी होता है। कभी कभी उसी रेखाधिकारी का दायित्व भी पूरे करने होते हैं। क्रियात्मक प्रबंधक अपने विशिष्ट कार्यों का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने उच्चाधिकारियों को आवश्यक परामर्श भी देता है। इस प्रकार एक ओर वह अपने कार्यों के निष्पादन के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करता है, जबकि दूसरी ओर वह अपने उच्च स्तरीय रेखाधिकारियों को अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र के संबंध में आवश्यक परामर्श भी देता है। क्रियात्मक प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। आधुनिक व्यावसायिक संस्थाएं दिन प्रतिदिन विकसित हो रही है। उनका आकार दूज के चांद की भांति बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उनकी संगठन संरचना में क्रियात्मक क्षेत्रों का विस्तार भी स्वाभाविक ही है, परंतु इनका विस्तार तब तक लाभदायी परिणाम नहीं दे सकता जब तक कि इन क्रियात्मक क्षेत्रों का प्रबंध प्रभावकारी नहीं हो। संक्षेप में क्रियात्मक प्रबंध का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। पहला, संपूर्ण संस्था का संतुलित विकास। संपूर्ण संस्था का संतुलित विकास क्रियात्मक प्रबंध का सर्वाधिक महत्व इसलिए है कि इससे संपूर्ण संस्था का संतुलित विकास किया जा सकता है। इसके माध्यम से संस्था के सभी कार्यों के प्रबंध पर पर्याप्त ध्यान देना संभव है, अतः संस्था का संतुलित विकास होता है। विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। क्रियात्मक प्रबंध अपनाने से संस्था में विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। इससे प्रत्येक कार्य को अधिक कुशलता से करने में मदद मिलती है। मितव्ययिता।
कुशल क्रियात्मक प्रबंध से संस्था के कार्य को न्यूनतम लागत पर मितव्ययिता के साथ संपन्न किया जा सकता है। ऐसा विशिष्टीकरण के अपनाने पर एवं क्रियात्मक प्रबंधकों की दक्षता से ही संभव होता है। विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन। क्रियात्मक प्रबंध अपनाने से संस्था के सभी कार्यों को विभिन्न विभागों एवं प्रबंधकों में बांट दिया जाता है। इससे सत्ता के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। शीघ्र एवं यथासमय निर्णय। क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत भिन्न भिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक प्रबंधक उत्तरदायी होते हैं, अतः वे अपने अपने कार्यों के संबंध में शीघ्र एवं यथासमय निर्णय ले सकते हैं। समन्वय सुविधा। क्रियात्मक प्रबंध अपनाने से प्रत्येक विशिष्ट कार्य के लिए एक ही क्रियात्मक प्रबंधक उत्तरदायी होता है। इससे उस कार्य का अन्य सभी विभागों में समन्वय करने में आसानी होती है। उदाहरणार्थ, एक सेवरी प्रबंधक सभी विभागों में सेवरी की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को भली प्रकार समझ सकता है तथा सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से आसानी से समन्वय कर सकता है। आदेश की एकात्मकता। क्रियात्मक प्रबंध व्यवस्था में प्रत्येक विभाग के क्रियात्मक प्रबंधक को ऊपर से आदेश प्राप्त होता है, जिसे वह अपने अधीनस्थों तथा अधीनस्थों तक सुविधापूर्वक पहुंचा सकता है। इससे आदेश की एकता बनी रहती है। लचीलापन। संस्था में सुविधानुसार क्रियात्मक विभागों की संख्या घटाई जा सकती है। किसी विभाग में कार्यभार बढ़ने पर विभागों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कभी कभी एक ही विभाग में अनेक उप विभागों की स्थापना भी की जा सकती है। कार्यभार कम होने पर उनकी संख्या को घटाया भी जा सकता है। इस प्रकार इस व्यवस्था में लचीलापन पाया जाता है। नेतृत्व क्षमता में विकास। क्रियात्मक विभागों में प्रत्येक क्रियात्मक प्रबंधक कार्य करते हैं। विभागों की संख्या बढ़ने पर और अधिक क्रियात्मक प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है। अतः अधिक लोगों को क्रियात्मक प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है। अतः अधिक लोगों को क्रियात्मक प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अवसर मिल सकता है। अतः वे धीरे धीरे प्रशासकीय कार्यों का अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप संस्था में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। कर्मचारी आवर्तन में कमी। विभिन्न विभागों के निर्माण से क्रियात्मक प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ती है। अतः कर्मचारी एक विभाग से दूसरे विभाग में आसानी से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इससे कर्मचारियों को संस्था छोड़कर जाना नहीं पड़ता है। प्रशिक्षण में सुविधा। क्रियात्मक प्रबंध में किसी एक विभाग के कर्मचारियों को समान प्रकार का कार्य करना पड़ता है, अतः उन्हें अपने विभाग के कार्यों में आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कार्य पर प्रशिक्षण भी प्रदान करना सरल होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। शोध एवं विकास। कार्यों के आधार पर विभागीकरण करने के कारण संस्था में प्रत्येक विभाग में शोध एवं विकास कार्यक्रम को स्थायी रूप से जारी रखा जा सकता है। क्रियात्मक प्रबंधक अपने ज्ञान एवं अनुभव से इस कार्य में महत्वपूर्ण रूप से योगदान कर सकता है। नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में सुविधा। क्रियात्मक प्रबंध अपने विभाग के संबंध में नीति निर्धारित करने में उच्च प्रबंधकों को आसानी से प्रभावित कर सकता है। फलतः विशिष्ट विभाग के लिए नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में सुविधा होती है। टालम टोली की प्रवृत्ति पर अंकुश। प्रत्येक क्रियात्मक प्रबंधक अपने विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, अतः उन कार्यों के लिए उचित समय को ही उत्तरदायी होना ही पड़ता है। वह अपने कार्यों को दूसरों पर नहीं डाल सकता और टालम टोली की गुंजाइश बहुत कम होती है। बग पासिंग की समस्या बहुत कम होती है। दक्ष प्रबंधकों की सेवाएं। जब प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञ सेवाएं लेना संभव है तो निश्चित ही संस्था को दक्ष प्रबंधकों की सेवाएं उपलब्ध होती है। अतः क्रियात्मक प्रबंध विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करने में सहायक है।
नवीनतम यंत्र एवं उपकरण। प्रत्येक विभाग में अपने कार्यों का केंद्रगण होता है, अतः एक ही विभाग में नवीनतम यंत्रों एवं उपकरणों को प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। एक ही कार्य विभिन्न विभागों में बटा होता है, तो सब विभागों में आधुनिक यंत्र उपलब्ध करना संभव नहीं होता है। उत्तम परिणाम। संस्था में क्रियात्मक प्रबंधक संस्था के लिए उत्तम परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। ये अपनी दक्षता, कुशलता, विशिष्ट ज्ञान से संस्था में अपव्यय को रोककर उत्पादकता को बढ़ाकर संस्था के लाभों में वृद्धि कर सकते हैं। वॉकर्स तथा लॉर्ड्स ने लिखा है कि क्रियात्मक प्रबंध संस्था में अच्छे परिणामों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्रियात्मक प्रबंध की सीमाएं या दोष। लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट। क्रियात्मक प्रबंध महत्वपूर्ण है, किंतु ये अनेक सीमाओं से ग्रसित भी है। क्रियात्मक प्रबंध की प्रमुख सीमाएं या दोष निम्न प्रकार से हैं। पहला, समन्वय की समस्या। क्रियात्मक प्रबंध के कारण विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों में समन्वय की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि वे स्वतंत्र संचार व्यवस्था स्थापित करने में सफल नहीं होते हैं तो समन्वय की समस्या अति गंभीर हो जाती है। दूसरी समस्या, अत्यधिक विशिष्टीकरण। क्रियात्मक प्रबंध में संस्था में अत्यधिक विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। इसके कारण प्रत्येक कार्य लगभग अलग हो जाता है। इससे समन्वय की समस्या के साथ साथ अपव्यय भी बढ़ जाता है। तीसरी समस्या, एक की अकुशलता का अन्य पर प्रभाव। क्रियात्मक प्रबंध के कारण एक क्रियात्मक प्रबंधक या विभाग की अकुशलता प्रभाव अन्य क्रियात्मक विभाग या प्रबंधक पर पड़ता है। अंतर्विरोध या संघर्ष। कभी कभी क्रियात्मक प्रबंधकों के बीच संघर्ष भी जन्म ले लेता है। और पांचवा दोष है उत्पादों या सेवाओं की कुशलता पर कम ध्यान। क्रियात्मक प्रबंध की दशा में केवल विभिन्न कार्य कुशलता पर ध्यान दिया जाता है। इससे संपूर्ण संस्था के उत्पादों एवं सेवा की कुशलता पर से ध्यान प्राय हट जाता है। इस प्रकार आज हमने क्रियात्मक प्रबंध का महत्व और क्रियात्मक प्रबंध के दोष के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।